हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को वन शॉट बनाएं ताकि आपको ज़्यादा कुछ सर्च ना करना पड़े। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जैसे हमारे चैप्टर का नाम है, तो डाइजेशन होता क्या है अगर हम ये बात करें तो हम 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड है कोई, उसको ब्रेक डाउन करा जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में और उन्हें एब्जॉर्ब करा जाएगा, यही हमारा क्या है? डाइजेशन है। अगर हम बात करें डाइजेशन की, ये एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, डाइजेशन जो होता है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों होता है। मैकेनिकल प्रोसेस क्यों होता है? मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मस्टिफिकेशन एंड चर्निंग जैसे प्रोसेस होते हैं। अभी मस्टिफिकेशन एंड चर्निंग जैसे प्रोसेस क्या है? जो आप खाना खाते हो उसे आप दांत से चबाते हो, इसे हम बोलते हैं मस्टिफिकेशन। और चर्निंग क्या होता है? चर्निंग एक मूवमेंट होती है हमारे स्टमक में। होता क्या है, जो स्टमक की मसल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से जो फूड होता है उसका मूवमेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। तो इस वजह से ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों है? बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे कई सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलेज। जितने भी हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम होते हैं सारे हाइड्रोलेज होते हैं। हाइड्रोलेज का मतलब क्या है? हाइड्रोलेज का मतलब ये है कि उनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप पानी को ज़्यादा पिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छा बना रहे। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक हमारे होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब वो ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की तो ये माउथ के थ्रू ओपन होती है और एनस पे जाके एंड हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फोरगट यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, मिडगट और हिंडगट। फोरगट की अगर बात करें तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब ये एक्टोडर्मल का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता है कि जब एम्ब्रियो बनता है तो उसकी 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल। तो जो फोरगट है वो एक्टोडर्मल लेयर से बनी हुई होती है, जो मिडगट है वो एंडोडर्मल लेयर से बनी होती है, और जो हिंदगट है यानी जो लास्ट की हमारा पार्ट होता है गट का, वो एक्टोडर्मल से बना हुआ होता है। तो ये ओरिजिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि मिडगट का ओरिजिन क्या है। तो मिडगट का ओरिजिन है एंडोडर्मल, बाकी दोनों फोरगट एंड हिंडगट का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। अगर हम बात करें एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, तो जो हमें ग्लैंड्स इन चैप्टर में पढ़ने हैं उनमें हमारा है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी जो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। अब ये बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी होता क्या है? आपके माउथ के अंदर का जो भी स्पेस होता है जहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो हमारा बक्कल कैविटी कहा जाता है या फिर उसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है। अब एक टर्म बहुत बार नीट एग्जामिनेशन में पूछी गई है, वेस्टिब्यूल। ये क्या होती है? जो आपके तीत होते हैं और जो आपके चीक्स यानी गाल होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो स्पेस होता है उसी को हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। अब यहाँ पे हमने थोड़ा रफ डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को क्या करा है, शो भी करा है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये हमारी होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होती है यानी जो हमारे नथुने होते हैं। उसके बाद हमारा आता है माउथ का पार्ट। माउथ में आपको पता है तीत होते हैं, ठीक है। उसके बाद माउथ के अंदर हमारी होती है ओरल कैविटी। ये जो आप जितना भी स्पेस देख रहे हैं तीत के अंदर, इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद हम अगर बात करें तो हमारी टंग आती है। क्या आती है? टंग, जो हमारे लोअर फ्लोर से यानी नीचे की साइड अटैच होती है, किसके थ्रू? फ्रेनुलम के थ्रू, ठीक है। फ्रेनुलम को भी हमने यहाँ पे दिखा रखा है। अब अगर बात करें तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे होता है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, क्योंकि आप खाना खाओगे वो भी आप यहाँ से निकलोगे तो यहाँ आएगा, नोज के थ्रू आप सांस लोगे तो वो भी यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये फेरिंग्स जो होता है कॉमन पाथवे होता है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। इसके बाद फेरिंग्स जाके ओपन होता है 2 पाइप्स में,
ठीक है। एक हमारी होती है ट्रैकिया, जिसे हम एयर पाइप भी कहते हैं, जहां से रेस्पिरेशन होता है, और एक हमारी होती है ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। अब ईसोफेगस को ट्रैकिया को कवर करने के लिए हमारे पास एक एपिग्लोटिस होती है। क्या होती है? एपिग्लोटिस होती है, जो क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है किसी भी फूड के पार्टिकल को एयर पाइप में जाने से। एपिग्लोटिस क्या काम करता है? प्रिवेंट करता है किसी भी फूड पार्टिकल की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से। इसके बाद अगर हम बात करें ऊपर वाले हिस्से की, तो जो हमारा ओरल कैविटी होता है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, यानी अपर पोर्शन जो होता है, वो पैलेट कहते हैं उसे हम, ठीक है। जो हमारा आगे का फ्रंट साइड पे पैलेट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हम उसे हार्ड पैलेट कहते हैं, और उसके पीछे आप देखोगे तो वो सॉफ्ट होता है, तो उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट से ही हमारा अराइज हो रहा होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं? यूवुला। यूवुला को हम सॉफ्ट पैलेट की मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यूवुला की, तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? फूड को ऊपर हमारे नेसल चैम्बर में जाने से प्रिवेंट करता है। नेसल चैम्बर क्या होता है? इसे हम जब क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे नेसल चैम्बर होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें गलिट की, गलिट होता क्या है? गलिट हम बोलते हैं ईसोफेगस की ओपनिंग को, ठीक है। और एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस कवरिंग होती है ट्रैकिया की, जो फूड के पार्टिकल को किस में एंटर करने से रोकती है? ट्रैकिया में। अगर हम बात करें ग्लोटिस, तो ग्लोटिस जो है ओपनिंग होती है ट्रैकिया की। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि गलिट जो है ओपनिंग होती है ईसोफेगस यानी फूड पाइप की, और ग्लोटिस जो है ओपनिंग होती है विंड पाइप की यानी ट्रैकिया की। यहाँ पे हमने दोनों फंक्शन भी लिखे हैं कि यूवुला प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन नेसल चैम्बर, और एपिग्लोटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन ग्लोटिस। अब ओरल कैविटी को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं टीथ। टीथ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टीथ जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक होता है क्राउन, जो आप ऊपर की साइड देखते हो, एक होता है नेक, और एक होता है रूट। रूट बेसिकली जो है, जो हमारे जबड़े होते हैं उनके अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है। और जो क्राउन वाइट पार्ट आप देखते हो वो हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें दांत के बारे में और ज़्यादा बात करें, तो इसका ये जो क्राउन वाला पोर्शन आप देखते हो, ये बना हुआ होता है इनेमल से। किससे बना हुआ होता है? इनेमल से। इनेमल को हम आउटर कवरिंग ऑफ टीथ भी कहते हैं, ठीक है। इनेमल के अंदर होता है डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर बात करें या डेंटाइन के नीचे बात करें तो कुछ ओडेंटोब्लास्ट सेल होती हैं। क्या होती है? ओडेंटोब्लास्ट सेल होती हैं, जो पल्प कैविटी को, किसको? पल्प कैविटी को क्या करती है? लाइन करती है। लाइन ये करना यानी अंदर से कवर करना। अब होता क्या है, ये पल्प कैविटी बनती किस वजह से है, कि जब जबड़े के अंदर जो रूट है वो फंसती है तो यहाँ पे कुछ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी कैविटी को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। अब यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि इनेमल, डेंटाइन, इनका ओरिजिन क्या है, किन सेल से बनती हैं, ठीक है। सो इसे हम डिस्कस करते हैं। इनेमल के बारे में बात करें, ओरिजिन इसका कैसा होता है? एक्टोडर्मल, यानी जो जर्म लेयर की आउटर मोस्ट लेयर होती है वहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। इनेमल बनाने का जो काम है वो अमीलोब्लास्ट नाम की सेल्स को दिया जाता है, वही इनेमल का फॉर्मेशन करती हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का। फॉर्म्ड वंस इन अ लाइफ, और ये पूरी लाइफ में एक ही बार बनता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। इसके बाद हम आते हैं डेंटाइन पे, तो डेंटिन की बात करें अगर हम बात करें डेंटिन की, इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। और अभी हमने जो बात करी थी इनेमल की, उसका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। डेंटिन की बात करें, ये बनती है ओडेंटोब्लास्ट सेल से। किससे बनती है? ओडेंटोब्लास्ट सेल से। और जो इनेमल है वो बनती है अमीलोब्लास्ट सेल से। डेंटिन की बात करें, बोनी पार्ट ऑफ टीथ, टीथ का जो हड्डी लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है डेंटिन, ठीक है। बात करते हैं पल्प कैविटी की, तो मैंने आपको बताया पल्प कैविटी बनती कैसे है, कि जब रूट किसमें, जबड़ों में हमारे धंसती है तो वहाँ पे कैविटी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में आर्टरी, वेन्स, लिम्फ विजल्स एंड नर्व विजल्स सब होती हैं, जिसकी वजह से ये सेंसिटिव होती हैं। अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया कि जो ओडेंटोब्लास्ट सेल होती है, जो किसको बनाती है? डेंटिन को बनाती है,
वो इंटरनली लाइन करती हैं। इंटरनली का मतलब क्या है कि अंदर से कवर करती हैं पल्प कैविटी को। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे टीथ के बारे में, और जैसे इनके टाइप्स। जो हमारे टीथ होते हैं इनको हम थिकोडेंट भी बोलते हैं, बंडेंट भी बोलते हैं, हेट्रोडेंट भी बोलते हैं और डिफ्योडेंट भी बोलते हैं। ऐसा किस लिए बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। थिकोडेंट हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो हमारे टीथ होते हैं ये सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। सॉकेट यानी जो हमारा जबड़ा होता है उसके अंदर धसे हुए होते हैं। बंडेंट क्यों बोलते हैं? बंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो क्राउन होता है वो छोटा होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बंडेंट बोलते हैं। हेट्रोडेंट क्यों बोलते हैं? हेट्रोडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनके फंक्शन की बात करूं तो इंसिजर का फंक्शन होता है कटिंग का, कैनाइन का टीयरिंग का, प्रीमोलर का चीज़ों को ग्राइंड करने में और मोलर का भी चीज़ों को ग्राइंड करने में। डिफ्यूडेंट की बात करें, डिफ्यूडेंट क्यों बोलते हैं? डिफ्यूडेंट इसलिए बोलते हैं टीथ को क्योंकि आप एक नॉर्मल लाइफ साइकिल देखोगे एक ह्यूमन की, तो उसके नॉर्मल लाइफ साइकिल में जो 2 तरीके के टीथ देखने को मिलते हैं। एक तो जो आप मिल्क टीथ बोलते हो वो होते हैं, और एक जो परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं। तो ये 2 तरीके के टीथ हमें पूरे लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें डिफ्यूडेंट भी बोलते हैं। अब एनसीईआरटी में देखिए डिफ्यूडेंट के बारे में और डिस्कस करा गया है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। डिफ्यूडेंट के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पूरे लाइफ साइकिल में हमें 2 सेट ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। जो पहला सेट होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेंटिशन, और जो सेकंड सेट होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ, टेम्पररी टीथ या फिर रिप्लेसिंग टीथ। ये सारी टर्म्स यूज़ करी जाती हैं प्राइमरी डेंटिशन के लिए। अगर हम बात करें सेकेंडरी डेंटिशन की तो इसमें हम इन्हें नाम देते हैं परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ। ठीक है, अब हम थोड़ा प्राइमरी डेंटिशन के बारे में पढ़ें तो प्राइमरी डेंटिशन में जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। इसमें 12 टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि एक एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइमरी डेंटिशन की तो प्राइमरी डेंटिशन में 20 टीथ ही होते हैं, 12 टीथ एब्सेंट होते हैं। अब कौन कौन से एब्सेंट होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो यहाँ पे प्रीमोलर नहीं होते हैं, ठीक है, और एक मोलर टीथ नहीं होता है। अब देखो प्रीमोलर के अगर आपको नंबर पता हो तो प्रीमोलर के नंबर होते हैं 2, ठीक है। एक साइड की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रीमोलर टीथ होते हैं। तो अगर दोनों साइड की हम बात करें लेफ्ट राइट तो 2 + 2 4 हो गए, और 4 अप 4 डाउन तो 8 टीथ तो ये हो गए प्रीमोलर। और 1 मोलर यानी चारों साइड आप लोगे तो 4 मोलर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 12 जो दांत होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये 1 मोलर जो एब्सेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। और ये हमेशा आफ्टर 18 ईयर्स एज के बाद ही देखने को मिलता है एक ह्यूमन में। अब अगर हम सेकेंडरी डेंटिशन की बात करें तो इसमें टोटल 32 टीथ होते हैं, ठीक है, जिसमें से 20 जो रिप्लेस होके आए हैं, यानी जो प्राइमरी डेंटिशन थी वही यहाँ पे कंटिन्यू होती है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे टीथ देखे जाते हैं उनका अगर नंबर की बात करें तो वो 12 होते हैं। और होते कौन कौन से हैं जो प्राइमरी डेंटिशन में एब्सेंट थे? एक मोलर, ठीक है, और बाकी हमारे कौन से होते हैं? प्रीमोलर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो 12 दांत पहली बार देखने को मिलते हैं हमें सेकेंडरी डेंटिशन में, इन्हें हम मोनोफायोडेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोफायोडेंट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ही बार देखने को मिलते हैं और ये एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, ठीक है। ये बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि बच्चों में जो डेंटिशन होता है उसे प्राइमरी माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ रूट इन टीथ। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू एनसीईआरटी ने बताया है तो कई बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। सो इंसीजर एंड कैनाइन की बात करें तो यहाँ पे एक रूट अपर होती है, एक रूट लोअर जॉ में होती है। अब ये रूट होती क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि टीथ कहाँ अटैच होता है? टीथ अटैच होता है जबड़े से। अब वो जबड़े में अगर धसा है तो जो धसा वाला पोर्शन होता है ये, इसको हम बोलते हैं रूट, और ये मान लो टीथ है। तो अगर हम बात करें इंसीजर और कैनाइन की तो वहां पे ऐसे एक रूट देखने को मिलती है हमें, ठीक है, अपर और लोअर दोनों जॉ में, ठीक है। चाहे ऊपर वाला पोर्शन देखो चाहे नीचे वाला पोर्शन देखो, दोनों में एक ही रूट देखने को मिलती है। लेकिन
अगर हम बात करें प्रीमोलर की, किसकी बात करें, प्रीमोलर की, तो जो प्रीमोलर का अपर जॉ होता है यानी ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसके अंदर 2 रूट होती हैं प्रीमोलर की, और जो लोअर जो होता है इसका एक ही हिस्सा होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारा जो दांत है ऊपर यानी प्रीमोलर, अगर अपर जॉ में बात करें तो वो इस तरीके से अटैच होगा, ठीक है, ये हमारा मान लो तेत है। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ है तो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूट होती है। क्या होती है, एक्स्ट्रा रूट होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि प्रीमोलर में अपर जॉ में 2 रूट होती है, लोअर जॉ में एक ही रूट होती है इसी तरीके से। और अगर बात करें मोलर की तो मोलर में जो अपर जॉ होता है उसमें 3 रूट्स होती हैं और जो लोअर जॉ होता है उसमें 2 रूट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, डेंटल फॉर्मूले की, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो डेंटल फॉर्मूला होता क्या है और इसे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है ये सब हम डिस्कस करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जा इन ऑर्डर ICPM इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला है क्या, टीथ की अरेंजमेंट को, ठीक है, टीथ की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करना कि एक हाफ में कितने टीथ है अपर एंड लोअर जा में, ठीक है, किस ऑर्डर में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के ऑर्डर में, उसी को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। देखिए और क्लियर करते हैं। जैसे मान लो ये एक अपर जो है और ये हमारी क्या है, लोअर जो है, इसका आप ये हाफ पोर्शन ले लो, इसका क्या करो, हाफ पोर्शन ले लो। अब इस एक साइड में अपर जॉ में और इस एक साइड में लोअर जॉ में कितने टीथ हैं, किस ऑर्डर में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के ऑर्डर में, उसको रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अगर आप डेंटल फॉर्मूला लिखना चाहो तो वो आप लिखोगे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये आपका हाफ अपर जो हो गया यानी ये हाफ अपर जो हो गया और नीचे आपका ये हाफ लोअर जो हो गया। इस तरीके से आप डेंटल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ डेंटल फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सो हम सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट के डेंटल फॉर्मूला की। तो आपको पता है एडल्ट के अंदर टोटल कितने 32 टीथ होते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें कि कितने टीथ होते हैं तो किस ऑर्डर में लिखना है आपको, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस ऑर्डर में आपको लिखना होता है। तो हमारे पास अगर एक हाफ की बात करूं, जैसे अगर ये पूरा जॉ है, ठीक है, इस हाफ की बात करूं, इस अपर जॉ के हाफ की बात करूं तो यहाँ पे पहले 2 क्या होंगे, इंसिजर होंगे, फिर एक क्या होगा, कैनाइन होगा, फिर 2 प्रीमोलर होंगे और उसके बाद 3 मोलर होंगे, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला नीचे आ जाता है और इसी को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पे आप काउंट करना चाहो तो काउंट भी कर सकते हो कि मैंने ये एक हाफ लिया है, ठीक है, ऐसे 4 हाफ होंगे मेरे पास, तो आप काउंट कर लो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 एंड 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 टीथ आपके आ जाएंगे। तो ये डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करा जाता है। अब अगर मैं बात करूं मिल्क टीथ की, या जिन्हें हम डिफ्यूडेंट कहते हैं, डिफ्यूडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप समझे तो ये प्राइमरी डेंटिशन की बात हो रही है कि प्राइमरी डेंटिशन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो प्री मोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और एक मोलर एब्सेंट होता है। तो टोटल हमारे पास मोलर होते हैं 3, उसमें से एक एब्सेंट है तो बचे 2, ठीक है। प्री मोलर होते हैं 2 लेकिन दोनों के दोनों एब्सेंट है, तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो जाता है 2102, क्या हो जाता है 2102, यानी 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टोटल टीथ की बात करोगे कितने होते हैं तो 2 और 1 3, 3 to 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो यहाँ पे 20 टीथ होते हैं। अब अगर हम बात करें मोनोफाइडेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वो टीथ जो सिर्फ एक ही बार देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे सेकेंडरी डेंटिशन की बात हो रही है। सेकेंडरी डेंटिशन में भी किसकी बात हो रही है, उन टीथ की जो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट में देखने को मिलते हैं और प्राइमरी डेंटिशन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसमें आपको याद हो मैंने क्या बोला था कि मोनोफाइडेंट हमारे वही टीथ होते हैं जो हमारे मिल्क टीथ में एब्सेंट होते हैं। तो मिल्क टीथ में एब्सेंट कौन था, हमारे प्रीमोलर जो कि 2 होते हैं और एक हमारा क्या एब्सेंट था मोलर, ठीक है। 2 हमारे प्रीमोलर एब्सेंट थे, एक हमारा मोलर एब्सेंट था, तो ये हो गए। इसके बाद अगर बिफोर 18 ईयर ओल्ड आता है, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है नीट में
कि एक 16 साल का बच्चा है उसका डेंटल फार्मूला बताओ, या एक 15 साल का बच्चा उसका डेंटल फार्मूला बताओ, ठीक है, या एक 17 साल का बच्चा उसका डेंटल फार्मूला बताओ, तो जो डेंटल फार्मूला होगा वो होगा 2122। अभी 2122 क्यों होगा? एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 8 to 9 एज के बाद जो है हमारा सेकेंडरी डेंटिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है, यानी सेकेंडरी डेंटिशन मतलब जो हमारे मोनोफाइडेंट होते हैं वो भी अराइज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारा विजडम टीथ होता है, यानी जो हमारा मोलर टीथ होता है, जो अब्सेंट होता है प्राइमरी डेंटिशन में, वो 18 एज के बाद ही आता है, वो 18 एज के बाद ही आता है। तो 18 एज से अगर पहले का कोई भी एज आपको देख के डेंटल फार्मूला पूछे तो आप वहाँ पे विजडम टीथ को काउंट नहीं करोगे, इसलिए यहाँ पे 2122 आया है, ठीक है। अगर ये एडल्ट होता तो यहाँ पे 3 हो जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? टंग की। तो टंग में मैंने एनसीईआरटी की लाइंस ही लिखी हैं क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाता। जो एक्स्ट्रा जाता है वो है पैपिले के बारे में, और पैपिले अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। टंग क्या है? फ्री मूवेबल, मूव करने वाला एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है यानी स्केलेटल मसल से बना है, ठीक है। ये ओरल कैविटी के फ्लोर यानी नीचे वाले हिस्से से जुड़ा हुआ होता है फ्रेनुलम के द्वारा। अपर सरफेस ऑफ टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले। जो टंग होती है, जैसे मान लो ये टंग है, ठीक है, इसकी ये जो अपर सरफेस होती है इस पे कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैपिले। ये मैंने पैपिले का डायग्राम बनाया है, ठीक है। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, और कुछ पैपिले के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये पैपिले, इसके ऊपर टेस्ट बड है। टेस्ट बड से ये नर्व्स जा रही हैं जो आगे ब्रेन को सिग्नल भेजती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, तीखी है। एवरेज टंग हैज 2K to 8K टेस्ट बड। ये एक मैंने बस डेटा लिखा है कि अगर हम एक एवरेज टंग में बात करें तो 2 से 8000 टेस्ट बड होते हैं, और जो एवरेज लाइफ होती है वो 10 दिन की होती है। उसके बाद ये जो टेस्ट बड है इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पैपिले के बारे में। तो पैपिले के बेसिकली आपको टाइप्स पढ़ने होते हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पैपिले हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है सर्कमवैलिड पैपिले, एक हमारा होता है फंजीफॉर्म पैपिले, और एक हमारा होता है फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। तो इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सर्कमवैलिड पैपिले की बात करें, लॉन्गेस्ट पैपिले होते हैं, यानी साइज में ये सबसे बड़े होते हैं। इन्वर्टेड वी शेप इनका मतलब अरेंजमेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इस तरीके से अरेंज होते हैं। मिनिमम होते हैं नंबर में। नंबर में अगर हम बात करें तो सबसे कम जो पैपिले होते हैं वो सर्कमवैलिड पैपिले होते हैं। कितने होते हैं? 8 से 12 होते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा टेस्ट बड को क्या करते हैं? बियर करते हैं। ऐसा क्यों? देखो मैंने बताया इनका जो शेप होता है वो लार्जेस्ट होता है। अब जिसका शेप लार्जेस्ट है, जो बड़ी चीज़ है, वो ज़्यादा चीज़ों को कंटेन कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए नंबर में कम होने की वजह से भी, मतलब नंबर में भले ही कम है लेकिन इनके शेप बड़ा होने की वजह से ये मैक्सिमम टेस्ट बड को क्या करते हैं? बियर करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फंजीफॉर्म पैपिले पे। फंजीफॉर्म पैपिले की बात करें, रेड पिंक डॉट होते हैं, ये आप अपनी टंग पे देखोगे तो रेड पिंक जो डॉट दिखते हैं वो फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं। ये लेटरल साइड ऑफ टंग यानी टंग के कोने पे देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया है। इसके बाद आते हैं हमारे फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले की बात करें, सबसे छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, यानी हमारी जीभ पे सबसे ज़्यादा जो पैपिले देखे जाते हैं वो फिलीफॉर्म पैपिले ही होते हैं। नंबर में मैक्सिमम होते हैं क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है तो मैक्सिमम भी होंगे नंबर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, इनके अंदर टेस्ट बड नहीं होते। जो हमारे फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं वहाँ पे टेस्ट बड अब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ये प्रेजेंट होते हैं एंटायर सरफेस ऑफ टंग पे। तो ये पैपिले का आपको याद रखना है। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो टेस्ट बड से पूछा जाता है कि फिलीफॉर्म पैपिले पे टेस्ट बड अब्सेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? फेरिंग्स की। फेरिंग्स जैसे मैंने आपको जब डायग्राम रिप्रेजेंट करा था तो बताया था, कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड के लिए, ठीक है। फेरिंग्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेजोफेरिंग्स जो नेसल चैम्बर के पास होता है, ऑर्थोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स जो ईसोफेगस में जाके ओपन होता है, लैरिंगोफेरिंग्स जो लैरिंग्स में जाके ओपन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? डिग्लूटेशन का। डिग्लूटेशन यानी जो हम फूड को स्वेल करते हैं वो किसकी वजह से होता है? फेरिंग्स की वजह से होता है। अब आपको मैंने बताया था कि जो फेरिंग्स है वो जाके ओपन होती है ईसोफेगस और ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया तो हमारी एयर पाइप है, तो उसको हम पढ़ेंगे किस में? उसको हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में।
अभी हमारा फोकस है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे, तो हम क्या पढ़ेंगे, ईसोफेगस पढ़ेंगे। अगर ईसोफेगस की लेंथ की बात करें तो ये 22 से 25 सेंटीमीटर की होती है। अगर बात करें कि ईसोफेगस कौन से मसल से मिलके बनी हुई होती है, तो इसका जो सुपीरियर 1/3 पार्ट होता है, यानी जो ऊपर का 1/3 हिस्सा होता है वो स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है, और जो इन्फीरियर नीचे का 2/3 हिस्सा होता है वो स्मूथ मसल से मिलके बना हुआ होता है। जैसे अगर मैं ये एक ईसोफेगस बना रहा हूँ और इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा हिस्सा है ये स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है, और बाकी ये जो हिस्सा है मेरा ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर एब्सेंट। ईसोफेगस में ना ही चीज़ों का डाइजेशन होता है और ना ही उनका एब्जॉर्प्शन होता है। इन अपर ईसोफेगस अबव डायफ्राम, अगर मैं ईसोफेगस की बात करूँ जो डायफ्राम से ऊपर होता है, वहाँ पे एक सेरोसा लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो अब्सेंट होती है। सेरोसा की जगह वहाँ पे एक दूसरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं टिन्युइका एडवेंटिशिया। जैसे आप समझना चाहो कि मान लो ये अगर हमारा डायफ्राम है, ठीक है, और ये पूरी हमारी ईसोफेगस है, तो ये जो पोर्शन होता है ईसोफेगस के ऊपर का, यहाँ पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एक लेयर होती है सेरोसा, वो अब्सेंट होती है। कौन सी लेयर अब्सेंट होती है, जो सेरोसा होती है वो अब्सेंट होती है, और उसकी जगह पे एक दूसरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं टुनिका एडवेंटिशिया। क्या बोलते हैं, टुनिका एडवेंटिशिया, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टमक पे। स्टमक पे बात करते हैं तो आपको पता है मस्कुलर होता है, यानी मसल से बनके बना हुआ होता है, जे शेप होता है, और ये फूड को स्टोर करता है 4 से 5 आवर के लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जे शेप स्ट्रक्चर से। पोजीशन की बात करें तो आपको पता है कि जो डायफ्राम के नीचे का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में अपर लेफ्ट पोर्शन का मतलब जैसे मान लो ये 4 पोर्शन है, ठीक है, इसमें ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये हमारा हो गया राइट। तो लेफ्ट में ऊपर की साइड, ठीक है, लेफ्ट में ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है कौन, स्टमक। आप इसका ये रफ डायग्राम भी दे सकते हो कि ये देखो ये जे शेप मैंने बनाया है, ठीक है, और इसके डिवीज़न की बात करें तो ये फंडस, कार्डिक, बॉडी, पाइलोरिक, इन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है, ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है स्टमक में, वो कंट्रोल होती है एक स्पिंचर के द्वारा। यहाँ पे एक स्पिंचर लगा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफिगल स्पिंचर, ठीक है। इसको हम कार्डिक स्पिंचर भी बोलते हैं। कार्डिक स्पिंचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कार्डिक स्पिंचर, ये रेगुलेट करता है किस चीज़ को, मैंने बताया ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इन स्टमक को, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब जैसे यहाँ पे कार्डिक स्पिंचर था या फिर गैस्ट्रो ईसोफिगल स्पिंचर था, उसी तरीके से यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर क्या करता है, स्टमक की ओपनिंग को रेगुलेट करता है इंटेस्टाइन के अंदर। पाइलोरिक स्पिंचर की बात करें, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टमक इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करा था, स्टमक के क्लासिफिकेशन की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डिक, बॉडिक एंड पाइलोरिक। फंडस की बात करें ये डायफ्राम से अटैच होता है। कार्डिक की बात करें तो ये कनेक्ट होता है ईसोफेगस के पास, मतलब कनेक्ट होता है ईसोफेगस से, ठीक है। और पाइलोरिक की बात करें तो ये अटैच होता है ड्यूडेनम से। तो ये अटैचमेंट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से नीट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन आपको पता है नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। अब भी हम क्या करते हैं, बेसिकली कंप्लीट इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सो यहाँ पे एक इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो हमारे इंटेस्टाइन है ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें 3 पार्ट आते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। अभी इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। इलियम जो है जाके ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट में जिसको हम बोलते हैं कैकियम। क्या बोलते हैं, कैकियम। अब ये जो इलियम की ओपनिंग होती है कैकियम में,
इसको रेगुलेट करने के लिए एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलियोकैकियल वाल्व। क्या बोलते हैं? इलियोकैकियल वेल्व। अब ये वेल्व का फंक्शन क्या होता है? ये वेल्व जो डाइजेस्टेड फूड है उसका बैक फ्लो ना हो जाए उसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कैकियम रिप्रेजेंट करा गया है। अब कैकियम से ही अराइज हो रहा होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं अपेंडिस्क। क्या बोलते हैं? अपेंडिस्क। ठीक है, अब ये जो हमारा कैकियम होता है इसके अंदर कई सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और कुछ विटामिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। कैकियम के बाद हमारा जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। कैकियम भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। कोलोन की बात करें तो कोलोन को 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। असेंडिंग कोलोन जो ऊपर जाता हुआ कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन जो है जाके ओपन होता है सिग्मोइड कोलोन में, सिग्मोइड यानी एस शेप कोलोन में। सिग्मोइड कोलोन जाके ओपन होता है रेक्टम में, जहाँ पे जो भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है उसे स्टोर करा जाता है। रेक्टम जाके ओपन होता है एनल कैनाल में, और एनल कैनाल जाके ओपन होता है एनस में, जहाँ से जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब देखिए जो हमारा कोलोन होता है उसके अंदर कुछ मसल्स होती हैं। ठीक है, एक तो हमारी होती है सर्कुलर मसल यानी जो सेम में सर्कुलर होती है, और हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल नंबर में 3 होती है और इन्हें टैनियल कॉली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैनियल कॉली भी कहा जाता है। अब सर्कुलर मसल्स की वजह से जो कोलोन है उसमें चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसा आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर मसल्स है, इसकी वजह से ये एक चैम्बर की तरह लग रहा है। इस एक चैम्बर को हम नाम देते हैं हॉस्ट्रा। क्या नाम देते हैं? हॉस्ट्रा। यानी जो कोलोन है उसमें कई सारे चैम्बर्स होते हैं, यानी कई सारे हॉस्ट्रा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी होती है 5.7 मीटर से लेके 6 मीटर के आसपास। एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक स्पिंचर, पाइलोरिक स्पिंचर से स्टार्ट होती है और इलियोकैविकल वेल्व पे खत्म हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करा जाता है 3 पार्ट में, जिसका मैंने बताया ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम की बात करें तो सी शेप का होता है, इस तरीके से होता है सी शेप। ठीक है, अब इसमें एक हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये है क्या? बेसिकली जब हम आगे ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसकी एक डक्ट आती है जो इसमें ओपन होती है। पेनक्रियाज एंड लीवर से मिलके एक डक्ट आती है जिसको हम हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, वो आके ड्यूडेनम में ओपन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हेप्टोपेनक्रियाटिक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि अगर आपको एक इंटेस्टाइन दे दी जाए, उसमें पूछा जाए कि ड्यूडेनम क्या है, मतलब ड्यूडेनम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो ड्यूडेनम में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो प्रेजेंट होते हैं ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा लेयर में। किसमें? सबम्यूकोसा लेयर में। सबम्यूकोसा लेयर को अभी हम जब इसकी लेयर्स पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल की तो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जेजुनम आता है जो थोड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद हमारा आता है इलियम। इलियम की बात करें तो यहाँ पे इलियोकैकियल वेल्व प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इलियम और कैकियम के बीच में। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि जो हमारी इलियम होती है इसके अंदर कुछ पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं, और ये पेयर पैचेस क्या होते हैं? ये पेयर पैचेस हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन यानी ये लिम्फ कंटेन करते हैं। ठीक है, पेयर पैचेस की बात करें तो ये म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा जो लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो इसमें कुछ सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको हम प्लाइका सर्कुलरिस कहते हैं, विली प्रेजेंट होती है, माइक्रोविली प्रेजेंट होती है, एंड क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें अब हम डिस्कस करते हैं। सो जैसे मान लीजिए ये अगर हमारी कोई इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं प्लाइका सर्कुलरिस। ठीक है, प्लाइका सर्कुलरिस को अगर आप जूम करेंगे तो देखेंगे कि जो प्लाइका सर्कुलरिस है वो कई सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलके बनी है, जिसे हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। और अगर आप विलाई को जूम करते हो तो आप ये देखोगे कि विलाई भी जो फॉर्म होती है वो माइक्रोविलाई से फॉर्म होती है। तो अगर हम बात करें माइक्रोविलाई क्या है, ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल होती हैं। ठीक है,
जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल की बनी होती है और इनकी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है, जैसे ब्रश होता है उसकी तरह इसकी अपीयरेंस होती है। तो माइक्रोविलाई से मिलकर विलाई बनते हैं और विलाई से ही प्लाइका सर्कुलरिस बनती है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यहाँ पे प्लाइका सर्कुलरिस और विलाई दोनों ही अब्सेंट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे फूड का डाइजेशन भी अब्सेंट होता है, यानी फूड का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है। और फूड में भी अगर हम बात करें किस चीज़ का, तो वाटर और मिनरल्स का यहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड करा जाता है 3 मेजर पार्ट्स में। कौन कौन से? कैकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैकम हमारा जो है इसको हम ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया, इसको हम ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। कैकम के बाद आता है कोलोन, जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। उसके बाद हमारा आता है रेक्टम। रेक्टम जाके एनल कैनाल में ओपन होता है और एनल कैनाल एनल में जाके ओपन होती है। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैकम को हम ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। ब्लाइंड सैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। अगर आपने डायग्राम देखा हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग थी जो कोलोन में ओपन हो रही थी, नीचे से क्लोज थी, इसलिए हम इसे ब्लाइंड सैक बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, विटामिन के एंड विटामिन बी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैकम से ही अराइज होता है वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कोलोन की। कोलोन के जो चैम्बर होते हैं उसे हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। मैंने आपको बताया था इसमें 3 मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर मसल्स होती है। रेक्टम की बात करें तो ये स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब एनल रेक्टम की मैंने बात करी थी तो मैंने बताया था रेक्टम जो है ओपन होता है एनल कैनाल में, ठीक है। तो एनल कैनाल की अगर हम बात करें तो एनल कैनाल में हमें 2 स्पिंचर देखने को मिलती हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। यानी अगर ये एनल कैनाल है तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्पिंचर होता है, एक इंटरनल स्पिंचर होता है। जो एक्सटर्नल होता है वो वॉलेंट्री होता है, यानी उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है। और अगर हम बात करें इंटरनल स्पिंचर की तो वो इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और ये स्मूथ मसल सेल्स का बना हुआ होता है। अब एक डिजीज़ आती है इसी से रिलेटेड जिसे हम बोलते हैं हेमोरॉइड, या फिर कॉमन लैंग्वेज में इसे पाइल्स भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो रेक्टम होती है उसकी जो वीन्स हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं। एनलार्ज मतलब ग्रो करके बाहर की साइड ग्रोथ कर जाती हैं, ठीक है। और ये हेमोरॉइड होती किस वजह से है? ये जब बहुत ज़्यादा समय तक कॉन्स्टिपेशन होने लगे, ठीक है, तो ये हेमोरॉइड कॉज होती है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म होता है। अब हम लेयर ऑफ गट्स के बारे में बात करते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आप जो लेयर पढ़ते हो वो होती है सेरोसा, जो कि एक आउटर मोस्ट लेयर है। जहाँ ऐसे आप ये देख सकते हो, ये पूरी जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? सेरोसा। सेरोसा 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर और इनर। ये आउटर, ये इनर। ये जो आउटर लेयर है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। और ये जो इनर होती है ये मेसोथीलियम की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? मेसोथीलियम की बनी हुई होती है। इसके बाद हमारी सेकंड लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलैरिस। क्या बोलते हैं? मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस आपको पता हो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल, और इनर सर्कुलर। अब आप में से कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आउटर लॉन्गिट्यूडनल है तो आपने सर्कल क्यों बनाया है और इनर सर्कुलर है तो आपने ये लाइन से क्यों बनाई है। देखो होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो ये लाइन से ही दिखेगी। जैसे अगर आप इसको देखना चाहो, इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे जो सर्कुलर लाइन होगी, ठीक है, इसे मैं अगर ऐसे काटता हूँ तो वो लाइन की तरह ही रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। मस्कुलैरिस की बात करें
मस्कुलैरिस के बाद आता है हमारा सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया या गोल्डन कलर से दिखाया, ये सब म्यूकोसा लेयर है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है और इसमें नर्व होती है, ब्लड वीजल होती है, लिम्फ वीजल्स होती हैं और माल्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारी आती है म्यूकोसा लेयर। ये जो तीनों लेयर है, ये तीनों लेयर मिलके बनाती हैं म्यूकोसा लेयर। ठीक है, 3 लेयर की होती है। इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो ये वाली लेयर है, इसको ये एपिथेलियम की बनी होती है। ये वाली जो लेयर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मस्कुलैरिस म्यूकोसा। ये रहा मस्कुलैरिस म्यूकोसा। और इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उस स्पेस के अंदर कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए उस लेयर को हम नाम देते हैं लैमिना प्रोप्रिया। तो लैमिना प्रोप्रिया की बात करें तो इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, माल्ट होते हैं, ब्लड विजल होता है, लिम्फ विजल होता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे नर्व मतलब जो हमारी नर्व्स टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सब म्यूकोसा में। लेकिन म्यूकोसा की जो लैमिना प्रोप्रिया है, यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मस्कुलैरिस म्यूकोसा की बात करें तो ये स्मूथ मसल सेल की बनी हुई होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, प्लेक्सिस। प्लेक्सिस क्या है, इनको हम देख लेते हैं और इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके अंदर 2 तरीके के प्लेक्सिस देखे जाते हैं। एक हमारा होता है मिशनर प्लेक्सिस, एक हमारा होता है ओराबैक प्लेक्सिस। एक होता है मिशनर प्लेक्सिस, एक होता है ओराबैक प्लेक्सिस। मिशनर प्लेक्सिस की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा लेयर में। सब म्यूकोसा लेयर में ये जो नर्व्स होते हैं ना, ये बेसिकली मिशनर प्लेक्सिस से जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं ओराबैक प्लेक्सिस। ओराबैक प्लेक्सिस क्या होते हैं? ये मस्कुलैरिस में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? मस्कुलैरिस में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ठीक है, इसे अब हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात जो कई बार नीट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, अगर हम स्टमक की बात करें, एन एक्स्ट्रा थर्ड मस्कुलर लेयर, जो हमने मस्कुलर लेयर पढ़ी थी, वहां पे हमने पढ़ा था कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनर सर्कुलर होती है। लेकिन स्टमक के केस में हमें एक थर्ड मस्कुलर लेयर और देखने को मिलती है, जो सर्कुलर मसल्स के नीचे प्रेजेंट होती है। यानी आउटर लॉन्गिट्यूडनल थी, इनर सर्कुलर थी। इस सर्कुलर के नीचे एक और लेयर आ जाती है स्टमक के केस में, जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक शेप की होती है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जो मैंने आपको बताया, ओराबैक प्लेक्सिस एंड मिशनर प्लेक्सिस। ओराबैक प्लेक्सिस की बात करें, प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर मस्कुलैरिस। जो इनर एंड आउटर मस्कुलैरिस है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है और ये गट के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। किसको? जो हमारी इंटेस्टाइनल गट है उसके कॉन्ट्रैक्शन और उसके रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती है। इंटेस्टाइन की नहीं बल्कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती है। वहीं हम बात करें मिशनर प्लेक्सिस की, तो मिशनर प्लेक्सिस प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा में। कहाँ प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसा में। और ये गट के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। यानी जो भी हार्मोन्स जो भी ग्लैंड्स हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और जो भी हमें ग्लैंड्स पढ़ने हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, उन सब ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम होता है मिशनर प्लेक्सिस का। अब यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, मैंने भी वही डायग्राम रिप्रेजेंट करा है, जिसमें आपको विलाई दिख रहे हैं, लैक्ट्रियल दिख रहे हैं, कैपिलरीज दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं लैक्ट्रियल का काम क्या होता है। लैक्ट्रियल बेसिकली एक लिम्फ विजल्स है, यानी वो विजल्स जो लिम्फ कंटेन करती हैं। इनका काम क्या होता है? ये जो भी फैट सॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन से। यानी आपको तो पता ही है कि जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इंटेस्टाइन की, ये इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। तो इंटेस्टाइन से ही मेनली ज़्यादातर चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो फैट सॉल्यूबल जो फूड होता है वो लैक्टियल में एब्जॉर्ब होता है, और अगर हम बात करें जो वाटर सॉल्यूबल फूड होता है वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल खत्म होता है। आई होप ये पूरा जहाँ तक हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और 3 पार्ट्स में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।